प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। पहला प्रश्न देखिए, मड क्रैब रियो वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वायरस रियोविरिडे परिवार से संबंधित है। इसे आंध्र प्रदेश में जंगली केकड़े की सामूहिक मृत्यु का कारण माना गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर क्या होगा, सोच के बताइए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए व्याख्या से इसको समझ लेते हैं। यह वायरस रियोविरिडे परिवार से संबंधित है। यह मुख्य रूप से हेपेटोपैंक्रियास आंत तथा गलफड़ों के संयोजी ऊतकों को प्रभावित करता है। इसे स्लीपिंग डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। अतः कथन एक सही है। मड क्रैब रियो वायरस को आंध्र प्रदेश में जंगली केकड़े की सामूहिक मृत्यु का कारण बताया गया है, इसलिए कथन 2 भी करेक्ट था। MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन तथा सेंटर फॉर एडवांस स्टडी इन मरीन बायोलॉजी ने कृष्णा जिले के नागालंका के खेतों तथा खुले बाजारों से एकत्र किए गए नमूनों में इस वायरस की उपस्थिति की पुष्टि की है, इसीलिए विकल्प सी भी इसका करेक्ट आंसर है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आगतों की अपेक्षा अंतिम उत्पाद पर कर की दर कम होने का इनपुट टैक्स क्रेडिट पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। करों की दरों में वृद्धि से मांग में कमी के साथ मंदी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। व्याख्या से इसको समझ लेते हैं। वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने व्युत्क्रम कर संरचना में सुधार के लिए फुटवियर और वस्त्रों के करों की दर में बदलाव करने की सिफारिश की थी, जिसे अस्थायी रूप से रोक दिया गया है और वर्तमान में मानव निर्मित रेशे, सूत और वस्त्रों पर कर की दर क्रमशः 18%, 12% और 5% कर दी गई है। जब उत्पादन या अंतिम उत्पाद पर लगाए गए कर की दर आगतों पर लगाई गई दर से कम होती है तो उसे व्युत्क्रम कर संरचना कहते हैं। इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसे ज्यादातर मामलों में वापस करना पड़ता है और इसीलिए कथन एक भी करेक्ट था। इस संरचना से सरकारी राजस्व बहिर्वाह में वृद्धि हुई है, जिसने सरकार को शुल्क संरचना पर फिर से विचार करने के लिए प्रेरित किया है। वस्त्रों पर जीएसटी दरों में वृद्धि कपड़ा क्षेत्र में कार्य करने वाले करदाताओं की एक बड़ी संख्या को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। इसके परिणाम स्वरूप मांग में गिरावट तथा मंदी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और इसीलिए कथन 2 भी सही था। इस प्रकार से विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे प्रश्न को देखते हैं। सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके सदस्य राष्ट्रों में मध्य एशिया के सभी देश शामिल हैं। इसकी उत्पत्ति का स्रोत वर्ष 1992 में हुई ताशकंद संधि से है, या इस संगठन में सर्बिया को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त हुआ है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही लग रहे हैं आपको? केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और दो, एक, दो और तीन। करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए व्याख्या को देख लेते हैं। कजाकिस्तान में बढ़ती अशांति को कम करने में मदद करने के लिए मास्को के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन ने सैनिक टुकड़ी को भेजा। CSTO वर्ष 2002 में गठित यूरेशिया में 6 देशों का एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है, जिसमें सोवियत संघ के विघटन के बाद के चुनिंदा राज्य शामिल हुए हैं। इसके सदस्य राष्ट्रों में आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान शामिल है। इसका मुख्यालय रूस की राजधानी मास्को में अवस्थित है। अतः कथन एक सही नहीं था। सामूहिक सुरक्षा संधि 1992 को इसकी उत्पत्ति का स्रोत माना जाता है,
जिसे ताशकंद संधि के नाम से भी जाना जाता है। अतः कथन 2 सही है। CSTO में अफगानिस्तान तथा सर्बिया को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। अतः कथन 3 सही है। इसका उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सामूहिक आधार पर स्वतंत्रता, शांति, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा एवं साइबर सुरक्षा को मजबूत करना है और इसीलिए विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर है। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंद्रावती बाघ अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा हाल ही में इसे बाघ अभयारण्य का दर्जा दिया गया है। इस अभयारण्य में केवल शुष्क पर्णपाती प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। व्याख्या को देख लेते हैं क्या है। 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत इंद्रावती बाघ अभयारण्य को हाल ही में बाघों की गणना के कार्य में शामिल किया गया है। यह एक माओवादी प्रभावित क्षेत्र है। ये बाघ अभयारण्य छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित है। इस अभयारण्य के उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है, जो एक बारहमासी नदी है। उदंती सीता नदी के साथ यह छत्तीसगढ़ में बाघ परियोजना के 3 स्थलों में से एक है। इसे वर्ष 1981 में राष्ट्रीय उद्यान तथा वर्ष 1983 में बाघ अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। अतः कथन 1 सही नहीं है। यहाँ मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय नम और शुष्क पर्णपाती प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जिसमें बांस, साल और सागौन प्रमुख है। यह सागौन, लेंदिया, सलाई, महुआ, तेंदू, सेमल, हल्दू, बेर और जामुन के वृक्ष पाए जाते हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है। यह मुख्य रूप से गौर, नीलगाय, काला हिरण, चौसिंगा, सांबर, चीतल, भारतीय मंटजेक, भारतीय चित्तीदार, शेवरोटेन, जंगली सुअर, बाघ, तेंदुए, स्लोथ, बियर आदि का घर है। वर्ष 2018-19 में इस अभयारण्य में हुई अंतिम जनगणना के दौरान यहाँ बाघों की संख्या 3 थी और इसीलिए विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर है। अंतिम प्रश्न को देखिए अपनी स्क्रीन पर। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने जिला स्तर पर सुशासन सूचकांक जारी करने का निर्णय लिया है? दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़ या लद्दाख? सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर। व्याख्या से डिटेल समझ लेते हैं। जम्मू और कश्मीर जल्द ही जिला स्तर पर सुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा। जिला स्तर पर सुशासन सूचकांक जम्मू और कश्मीर के 20 जिलों में से प्रत्येक को देश के कुछ सबसे अच्छे प्रशासित जिलों के स्तर पर बढ़ने में सक्षम बनाएगा। इससे कार्यालय, फाइलों व अन्य मामलों के समयबद्ध निपटान के साथ पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि तथा नागरिक भागीदारी सुनिश्चित होगी। अगले कदम के रूप में सुशासन प्रथाओं को तहसील और ब्लॉक स्तर पर ले जाया जाएगा। DGGI फ्रेमवर्क में विकास और जिला प्रशासन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 58 संकेतक शामिल हैं, जिन्हें कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, वाणिज्य और उद्योग, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और उपयोगिताओं, आर्थिक शासन, कल्याण एवं विकास, सार्वजनिक सुरक्षा और न्यायपालिका तथा नागरिक केंद्र शासन जैसे 10 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन बी।